हाय दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार। देखते हैं, देखो हमने साइंस के अंदर मस्तिष्क का टॉपिक क्लियर कर लिया। देखो मस्तिष्क के टॉपिक में अपने पास में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई। अब हम देखते हैं कि विटामिन्स, यानी विज्ञान का नया टॉपिक है विटामिन्स, और विटामिन्स के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ विटामिन्स। आपको पता होना चाहिए विटामिन। देखो विटामिन अपने भोजन के खनिज तत्वों में से एक होता है। जो भोजन के अंदर क्या होते हैं, खनिज होते हैं, जो पौष्टिक तत्व होते हैं, उनमें से विटामिन एक क्या है, शब्द है। अब देखो विटामिन की सबसे पहले अपने को क्या पूछी जाती है, खोज। तो ये कई वैज्ञानिक होते हैं, ये अलग अलग प्रकार की बुक होती हैं, वो अलग अलग राय देती हैं। तो देखो खोज है, इसकी खोज है वो लुनीन नामक एक वैज्ञानिक था, लुनीन। और लुनीन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और लुनीन ने इसकी खोज है वो कब की, जब ये आपसे पूछा जाता है तो ये हमेशा याद रखना 1881 में इसकी क्या कर दी गई थी, खोज की गई थी। अब देखो आपने सोचा होगा कि सर फंक, हाँ फंक भी है भाई। नाम विटामिन जो शब्द है, ये नाम विटामिन नाम है वो किसके द्वारा दिया गया, फंक के द्वारा दिया गया। और इसने ये नाम कब दिया गया, सन 1911 में इसने ये नाम का प्रतिपादन किया गया। अब देखो कई लोग सोचते होंगे सर विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स हमेशा अकार्बनिक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, अकार्बनिक, यानी इनमें किसी भी प्रकार की कार्बन की मात्रा नहीं होती है। दूसरी बात ये देखते हैं कि सर ये विटामिन्स अकार्बनिक हैं, ये अपने को ऊर्जा देते हैं या नहीं देते। तो विटामिन से अपने को किसी भी प्रकार की क्या नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती है। यानी विटामिन्स अपने को किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते हैं। दूसरी बात है, तो सर ये विटामिन्स नहीं देते ऊर्जा, तो कौन देते हैं। तो याद रखना शरीर के अंदर 3 चीज़ों से ऊर्जा प्राप्त होती है। वो होती है प्रोटीन, दूसरी होती है कार्बोहाइड्रेट, और तीसरी अपने पास में आती है वसा। यानी इन तीनों चीज़ों से अपने शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और शरीर को क्या चाहिए काम करने के लिए, ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है। और इसी ऊर्जा से अपने शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इन्हीं तीनों चीज़ों से। लेकिन विटामिन से अपने को किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। तो सर विटामिन्स अपने शरीर में क्या काम करते हैं। तो विटामिन्स अपने शरीर में ये काम करते हैं कि देखो विटामिन्स अगर अपने शरीर में नहीं होंगे तो अपने शरीर में अनेक प्रकार के क्या हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं। दोस्तों देखते हैं, देखो भाई विटामिन्स हैं, तो सर आपको पता है कि सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई थी, तो ये भी याद रखना। तो यानी सबसे पहले विटामिन डी की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी, डी की खोज। और डी की खोजकर्ता कौन था, हॉपकिंस। यानी हॉपकिंस ने किसकी खोज की थी, सर्वप्रथम विटामिन डी की खोज की थी। तो ये याद रखना कि सबसे पहले खोज की हुई विटामिन कौन सी है, डी विटामिन है। और विटामिन जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाए कि सर विटामिन का सिद्धांत है वो भी किसने दिया था, हॉपकिंस ने। यानी विटामिन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, हॉपकिंस के द्वारा दिया गया था। यानी विटामिन सिद्धांत भी किसने दिया था, हॉपकिंस ने दिया था। दूसरी बात ये भी आती है कि सर ये विटामिन होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन याद रखना कि 2 ही प्रकार की होती हैं। तो विटामिन 2 प्रकार की होती हैं, वो देखो कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती हैं वसा में घुलनशील, एक तो कौन सी होती हैं, वसा में घुलनशील, और एक होती हैं बेटा जल में घुलनशील। विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक तो होती है वसा में घुलनशील, दूसरी होती हैं जल में घुलनशील। देखो वसा में घुलनशील कौन कौन सी होती हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं। तो एक तो ए होती है, एक अपने पास में ई होती है, एक अपने पास में के होती है, एक अपने पास में डी,
और एक अपने पास में क्या होती है के। ये जो 3-4 विटामिन्स होती हैं ये किस में घुलनशील होती हैं, ये वसा में घुलनशील होती हैं। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं बी और सी। ये विटामिन जल में क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं। दूसरी बात, जल में घुलनशील होने के कारण इनकी प्रतिदिन आवश्यकता होती है, प्रतिदिन, यानी इनकी प्रतिदिन अपने को क्या होती है, आवश्यकता होती है, यानी प्रतिदिन इन विटामिनों की अपने को आवश्यकता होती है। दूसरी बात ये भी है कि ये मूत्र के साथ बाहर आ जाती हैं, यानी मूत्र के साथ बाहर आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, यानी मूत्र के साथ क्या आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। दूसरी बात, यानी विटामिन बी ये सबसे जटिल विटामिन है, सबसे जटिल विटामिन। आपसे पूछा जाए कि सबसे जटिल विटामिन कौन सी है, तो विटामिन बी है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि कुछ नहीं, केवल वसा में घुलनशील विटामिन ए, ई, डी और के, जल में घुलनशील विटामिन बी, सी, जो प्रतिदिन इनको क्या होती है, अपने शरीर में आवश्यकता होती है, ये मूत्र के साथ क्या आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। ये विटामिन बी है वो सबसे जटिल विटामिन मानी जाती है। अब देखते हैं, देखो इनके बारे में और क्या क्या दिया गया है अपने को। देखो अपने एक चीज़ और सोचते हैं कि, यानी दूसरी बात, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें और नोट करता हूँ, वो देखना कि विटामिन ए, देखो विटामिन ए, ई, डी, के और एक विटामिन आती है B12 है। ये 5 विटामिन हैं। कितनी विटामिन है, 5 विटामिन हैं जो यकृत में स्टोर होती हैं। कहाँ स्टोर होती हैं, यकृत में स्टोर हो जाती हैं, यानी यकृत में संचित होने वाले विटामिन हैं। देखो विटामिन ए, ई, डी, के और B12 है, ये किस में संचित होने वाली हैं, यकृत में स्टोर होने वाली विटामिन है। दूसरी बात कि मैं आपके सामने ये बताऊं कि कौन कौन सी विटामिन हैं जिनका निर्माण शरीर में होता है, यानी शरीर में निर्माण होने वाले विटामिन, शरीर में निर्मित, भाई शरीर में निर्मित कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो याद रखना शरीर के अंदर निर्मित होते हैं वो होते हैं डी, के और B12 है। यानी ये 3 विटामिन हैं जिनका निर्माण कहाँ होता है, अपने शरीर में होता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि बाकी अपने को जितनी विटामिन बचती हैं वो बाहर से अर्जित करनी पड़ती हैं, लेकिन विटामिन डी, के और B12 है, ये विटामिन होते हैं, ये अपने शरीर में इनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं, देखो विटामिन्स के बारे में ये अध्ययन हो गया। ये तो अपने को नॉर्मल चीज़ें जो अपने को प्रतिदिन क्या रखनी है, याद रखनी है। देखो विटामिन से किसी प्रकार की अपने को क्या नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन इनकी कमी से अपने शरीर में क्या हो जाते हैं, कुछ रोग हो जाते हैं। इनकी कमी से अपने शरीर में क्या हो जाते हैं, कुछ रोग हो जाते हैं, यानी डिजीज, कुछ रोग हो जाते हैं। तो चलो ठीक है, देखते हैं। देखो इसके आगे अपन देखेंगे नए सिरे से। पहले देखेंगे अपन वसा में घुलनशील विटामिन, यानी सबसे पहले अपन कौन सी विटामिन्स पढ़ेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं, देखो अलग अलग अध्ययन करेंगे क्या क्या आता है इनमें। देखते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले विटामिन ए, किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वसा में घुलनशील। तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखो विटामिन ए। सबसे पहले अपन कौन सी विटामिन का अध्ययन करेंगे, विटामिन ए का अध्ययन करते हैं। देखो विटामिन ए अपने को क्या कहता है। सबसे पहले देखो विटामिन जब अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो विटामिन्सों के बारे में अपने को सबसे पहले कुछ बातें याद होनी चाहिए। देखो कैसी, कि जैसे ही मान लो कि अपन पढ़ेंगे तो प्रत्येक विटामिन का एक तो अपने को रासायनिक नाम याद होना चाहिए, कि भाई सबसे पहले अपने को क्या नाम याद होना चाहिए, रासायनिक। भाई रासायनिक नाम याद रखना, रासायनिक नाम,
कि सबसे पहले यही याद रखना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, कि भाई इसका रासायनिक नाम क्या है। तो ये अपने को क्या रखना है, याद रखना है। दूसरी बात कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति एक यानी क्या उत्पत्ति के क्या स्रोत हैं, इनके उत्पत्ति स्रोत कि यानी उत्पत्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। एक बात अपने को ये भी याद रखनी है कि भाई विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसकी उत्पत्ति के स्रोत क्या है। तीसरा पॉइंट आता है कि इसकी कमी हो जाए शरीर में तो रोग कौन कौन से हो जाते हैं, कि भाई जब इसकी कमी अपने शरीर में हो जाए तो रोग कौन कौन से हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ देखते हैं। पहले इसका रासायनिक नाम देखो, रासायनिक नाम होता है इसका, वो होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या नाम आता है इसका, रेटिनॉल। देखो रासायनिक नाम होता है इसका रेटिनॉल। आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी कि देखो रेटिनॉल के नाम अगर अपन लेते हैं तो अपने सामने एक वर्ड निकल करके आता है और उस वर्ड का नाम आता है, वो वर्ड होता है कौन सा, रेटिना। रेटिनॉल से एक वर्ड निकल के आता है जिसका नाम आता है रेटिना। क्या नाम आता है, रेटिना। और रेटिना किस में पाई जाती है, आँख में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, आँख में। भैया आपको पता है कि रेटिना किस में पाई जाती है, आँख में। और आँख में पाई जाती है तो यानी रेटिनॉल का संबंध किससे है, आँख से है। भाई किससे होगा, आँख से होगा। रेटिनॉल का संबंध किससे होगा, आँख से होगा। दूसरी बात क्लियर हो गई कि यानी रेटिनॉल का मतलब रेटिना का मतलब क्या होता है, आँख, क्योंकि रेटिना का संबंध किससे होता है भाई, आँख से होता है। और आँख का संबंध किससे है, रेटिनॉल से है। तो रासायनिक विटामिन ए है वो किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है। उत्पत्ति यानी ये गाजर में पाई जाती है, किसमें, गाजर में। चुकंदर में, यानी अपने देखा होगा चुकंदर आता है, चुकंदर में। या दूध में, यानी किसमें, दूध में। और अंडे के अंदर भी पाई जाती है। यानी गाजर, चुकंदर, दूध और अंडे के अंदर भी क्या पाई जाती है, विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। अब देखो सर गाजर आती है, आपने देखा कि गाजर, तो देखो गाजर आपसे पूछा जाए सर गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है। पहली बात तो ये याद रखना है कि गाजर वाला ही रखना है मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाजर में सर्वाधिक विटामिन क्या पाई जाती है, ए पाई जाती है। ठीक है, तो गाजर का लाल रंग होता है, गाजर का कौन सा रंग, लाल रंग होता है, वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई, कैरोटीन के कारण गाजर का क्या होता है, लाल रंग होता है। आगे देखते हैं कि गाजर के अंदर एक क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वर्णक। और उस वर्णक का नाम होता है रेडोफ्लेक्स। क्या नाम आता है इसका, रेडोफ्लेविन। रेडोफ्लेविन क्या नाम आता है भाई, रेडोफ्लेविन नाम आता है। देखो दूसरी बात कि गाजर के अंदर एक वर्णक होता है रेडोफ्लेविन, और रेडोफ्लेविन से ही अपने को कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, विटामिन ई प्राप्त होती है। रेडोफ्लेविन से विटामिन ए का क्या होता है, निर्माण होता है। आपसे पूछा जाए कि गाजर के अंदर एक वर्णक पाया जाता है रेडोफ्लेविन, और रेडोफ्लेविन के कारण ही अपने को विटामिन ए मिलती है। बात क्लियर हुई, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखो दूसरी बात, मैं आपको जैसे जैसे बताता जाता हूँ वैसे वैसे इसमें क्या रखना, आपको याद रखना है कि विटामिन ए अपने को कहाँ कहाँ से क्या होती है, प्राप्त होती है। अब दूसरी बात देखते हैं कि यहाँ तक तो हमने क्या कर लिया था, देख लिया था। दूसरी बात अपने को देखो सर, ये आँख से संबंधित होती है, तो आँख में क्या होती हैं कि भाई कोशिका होती है। आँख में क्या पाई जाती है, कोशिका। देखो वो भी बताऊँगा कि इसकी कमी से रोग, भाई सबसे पहले क्या हो जाती है, इसकी कमी आ जाती है। भाई क्या आ जाती है, इसकी कमी आएगी, और कमी आएगी तो इसके क्या होंगे, अपने शरीर में रोग होंगे। देखो गाजर में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा है, पहले लिखा है। देखो कमी से क्या हो जाते हैं, रोग। सबसे पहले एक रोग होता है रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है कि व्यक्ति को रात्रि में दिखाई नहीं देता, यानी रात्रि में दिखाई नहीं देना, ठीक है ना, रात्रि में दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। भाई रात्रि में क्या नहीं देता, दिखाई नहीं देता, ठीक है। यानी रतौंधी रोग का मतलब होता है रात्रि में। रात्रि का मतलब वो नहीं है कि जैसे मान लो कि आप सोच रहे हो कि अंधेरा होगा, अंधेरे में तो किसी को दिखाई नहीं देता है, नहीं।
इसका मतलब ये है कि रात अपने क्या हो जाते हैं कि जैसे 6 से 7 बज जाते हैं तो उस समय व्यक्ति को क्या है कि धुंधलापन दिखाई आ जाता है, आँखों में धुंधलापन छा जाता है, जिस कारण इसमें क्या नहीं होता है, रतौंधी यानी रतौंधी रोग हो जाता है शरीर के अंदर, विटामिन ए में रतौंधी रोग आ जाता है। दूसरा रोग एक और भी होता है, जो मान लो कि कहने का मतलब जैसे जैसे अपन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक रोग आता है जीरोपथेनिया, पथेनिया यानी एक रोग होता है जीरोपथेनिया। जीरोपथेनिया रोग क्या होता है कि इसमें आँखें सूख जाती हैं, इसमें आँखें क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, यानी आँखें सूख जाती हैं, सूख जाती हैं, आँखें क्या हो जाती हैं, इसमें सूख जाती हैं। भाई आँखें जीरोपथेनिया रोग होगा तो उसमें आँखें क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, ठीक है। अब देखो आँखें सूख क्यों जाती हैं कि आंसू का निर्माण नहीं होता, आंसू का निर्माण नहीं होता, आंसू का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता। देखो आंसू का निर्माण नहीं होता, देखो कई बार बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रोते रहते हैं, देखो शुरू में जब वो रोते हैं तो उनके क्या आते रहते हैं, आंसू आते रहते हैं। भाई आँख में क्या आते रहते हैं, आंसू आएंगे, आंसू आएंगे तो वो बच्चा क्या रहेगा, रोता रहेगा, बार बार रोता रहेगा, ठीक है। अब बार बार वो रोता रहेगा तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि एक स्टेप ऐसी पहुंच जाता है कि उसमें आँख में आंसू बनने क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब उनकी आंखों से आंसू नहीं आते, आंसू नहीं आते तो उनकी रोने की भी स्टाइल क्या हो जाती है, फिर चेंज हो जाती है, फिर वो रुक रुक के रोना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो जीरोपथेनिया का मतलब होता है कि उसमें आंसू का निर्माण नहीं होता है। और आंसू का निर्माण अपने शरीर में किस में होता है, देखो आँख में एक ग्रंथि पाई जाती है आंसू की, आंसू ग्रंथि, आंसू की एक क्या पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है, आंसू ग्रंथि, जिसका नाम होता है लेक्रेमिक ग्रंथि। यानी ये लेक्रेमिक ग्रंथि होती है, ये किसका निर्माण करती है, आंसू का निर्माण करती है। जो अपने शरीर के अंदर लेक्रेमिक क्या पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है, ये जो लेक्रेमिक ग्रंथि पाई जाती है ये किसका निर्माण करती है, आंसू का निर्माण करती है। और आंसू का इसमें क्या नहीं होता है, फिर लेक्रेमिक ग्रंथि में आंसुओं का क्या नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, जिस कारण अपने आँख में एक रोग हो जाता है, जिस रोग को बोला जाता है जीरोपथेनिया रोग बोला जाता है। एक रोग और होता है आँख के अंदर, उसको बोला जाता है क्रेटोमलेशिया, यानी इस रोग को बोला जाता है क्रेटोमलेशिया। क्या बोला जाता है, क्रेटोमलेशिया, यानी क्रेटोमलेशिया। इस क्रेटोमलेशिया में क्या होता है कि जो अपनी आँख के जो कॉर्निया भाग होता है, आँख का कौन सा भाग होता है, कॉर्निया, उसका आकार अनियमित प्रकार का हो जाता है। यानी आँख में कॉर्निया का आकार अनियमित प्रकार का हो जाता है, नियमित प्रकार का हो जाता है, यानी अनियमित प्रकार का क्या हो जाता है, आकार हो जाता है। देखो मैंने आपको जो बताया वो देखना कि भाई अपने को जो देखनी है, विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल, संबंध किससे, रेटिना से है भाई। और रेटिना किससे, आँख में होती है। उत्पत्ति के स्रोत सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, गाजर, चकुंदर, दूध, अंडे, इनसे अपने को सबसे ज़्यादा मिलती है। सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, गाजर में। मैंने बताया गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण, ठीक है। वर्णक कौन सा पाया जाता है इसमें, रेडोफ्लेविन नामक एक वर्णक पाया जाता है, जिससे अपने को क्या मिलती है, विटामिन ए मिलती है। तो याद रखना गाजर में कौन से वर्णक के कारण अपने को विटामिन ए मिलती है, रेडोफ्लेविन नामक विटामिन के कारण अपने को क्या मिलती है, ए मिलती है, ठीक है। दूसरी बात भाई इसमें क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो कमी हो जाए तो सबसे पहले कौन सा रोग हुआ, रतौंधी। और रतौंधी रोग हुआ तो व्यक्ति को रात्रि में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। दूसरी बात एक रोग और होता है जीरोपथेनिया रोग। जीरोपथेनिया यानी आंखें सूख जाती हैं, आंसू का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। यानी आंसू का निर्माण नहीं होगा। और आंसू का निर्माण कौन सी ग्रंथि से होता है, लेक्रेमिक ग्रंथि से आंसू का निर्माण होता है। और लेक्रेमिक ग्रंथि क्या हो जाती है, आंसू रहित हो जाती है, यानी ये आंसुओं का निर्माण नहीं कर पाती, जिस कारण अपने को क्या कौन सा रोग हो जाता है, जीरोपथेनिया रोग हो जाता है। एक होता है क्रेटोमलेशिया।
क्रेप्टोमलेशिया में आंख का जो काला काला जो भाग होता है, कॉर्निया भाग, इसके आकार में अनियमितता आ जाती है, यानी आंखों इसकी साइज में क्या हो जाती है, कहने को मतलब कि कोई बड़ा हो जाता है कोई छोटा हो जाता है, ऐसी इसकी क्या हो जाती है, साइज हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के रोग होते हैं, ये क्या होते हैं, विटामिन ए में होते हैं। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि विटामिन ए में और क्या क्या होता है, देखते जाना। देखो भाई, अपनी आंख के बारे में पढ़ रहे थे कि आंसू का निर्माण। अब देखो आंख के अंदर क्या होते हैं कि दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। आंख के अंदर कितनी प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, दो प्रकार की कोशिका होती हैं। एक होती है शंकु कोशिका, एक कौन सी कोशिका होती है, शंकु, और एक कोशिका पाई जाती है सलक कोशिका या साल्क कोशिका भी बोल देते हैं इसे कई बार। कौन सी कोशिका बोल देते हैं, साल्क। देखो शंकु जो कोशिका होती है वो किसका क्या क्या कार्य करती है। देखो शंकु कोशिका होती है वो दो रंगों में विभेद कर पाती है, एक तो ब्लैक का, एक तो किसका, ब्लैक का, एक व्हाइट का, एक किसका, व्हाइट का। यानी ब्लैक और व्हाइट आपको किससे दिखाई देता है, शंकु कोशिका से दिखाई देता है। भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको क्या बताया कि ब्लैक एंड व्हाइट कौन सी कोशिका दर्शाती है, शंकु कोशिका दर्शाती है, जिसे फोटो रिएक्ट भी कहा जाता है। फोटो रिएक्ट भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, फोटो रिएक्ट भी कहा जाता है। और सलक कोशिका बच गई, वो कलरों में विभेद करती है, किसमें, रंगों में विभेद कर पाती है, रंगों में विभेद यानी रंगों में क्या कर पाती है, विभेद। जैसे मान लो कि क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन के आते हैं, अलग अलग रंग के कपड़े पहन के आते हैं, तो उन रंगों को विभेद करने में कौन होती है, सलक कोशिका। एक लड़का है जो ब्लैक एंड व्हाइट पहन के आया है तो वो कौन सी, शंकु कोशिका निर्धारित करेगी। और कई देखो गर्ल्स होती हैं, लड़के होते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन के आते हैं, कोई हरा, कोई नीला, कोई ब्लू। देखो मैंने भी ब्लू कलर, आज ब्लैक कलर की, येलो कलर की पहनी हुई है। तो इसमें इस रंग को पहचानने का कार्य कौन करती हैं, सलक कोशिका करती हैं। तो यानी इस प्रकार से अपने शरीर में क्या होती है, विटामिन ए की पूर्ति होती है, तो अलग अलग प्रकार से होती है। तो ध्यान रखना, ये तो इसकी कमी हो गई, ठीक है। तो ये इसके के अंदर क्या हो गए, रोग हो गए। भाई और क्या चीज़ हो सकती है इससे, ठीक है। तो देखो मैं मिटा रहा हूँ, इसके बारे में देखते हैं। देखो कि सर और क्या हो सकता है इसके बारे में, तो देखते हैं। देखो भाई और भी होता है इसके बारे में कि इसमें क्या क्या होता है कि दूसरी बात, पहला यानी जो अपने शरीर के अंदर क्या लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, टीकाकरण, ठीक है ना। आप जो टीकाकरण करवाते हो, टीकाकरण आप जो भी टीकाकरण करवाते हो वो विटामिन ए का होते हैं। विटामिन किसके होते हैं, ए के बने हुए होते हैं। देखो बच्चे के बचपन में टिक्के लगवाए जाते हैं, जैसे चेचक का, पोलियो का, ये सारे टिक्के किसके बने होते हैं, विटामिन ए के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरी बात एक और होती है, ये प्रतिसंक्रमण में सहायक होते हैं। किसमें, संक्रमण में क्या होते हैं, सहायक, प्रतिसंक्रमण में सहायक होते हैं। कि भाई ये किस में सहायक होंगे, प्रतिसंक्रमण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और तीसरी बात ये होती है, जो अपनी त्वचा होती है, क्या होती है, त्वचा, और त्वचा की उपकला परत बनाने का निर्माण करते हैं। उपकला की परत का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उपकला परत की निर्माण करते हैं। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई विटामिन ए के का। देखो इसका टीकाकरण विटामिन ए से किए जाते हैं, जितने भी टिक्के होते हैं वो किसके बने होते हैं, विटामिन ए के बने होते हैं। प्रतिसंक्रमण में क्या होती है, सहायक होती है। त्वचा की उपकला की परत का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, विटामिन ए के द्वारा किया जाता है। अब चलो आगे देखते हैं। देखो विटामिन डी, मैंने बताया कि मैं पहले वसा से निर्मित वाली विटामिन आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ाऊँगा। तो इसके आगे देखते हैं विटामिन डी, कि भाई विटामिन डी है वो अपने शरीर में क्या कार्य करेगी। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो विटामिन डी, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विटामिन डी, यानी कौन सी विटामिन, डी विटामिन।
आपको पता है कि सबसे पहले खोजी जाने वाली विटामिन डी किसने की खोज? इसकी हॉपकिंस ने की थी। भाई ये बात तो सही है कि इसकी खोज किसने कर दी? हॉपकिंस ने कर दी। अब दूसरी बात, अपने को तो जो चीज़ याद रखनी है उसके बारे में अपने को क्या करना है? मालूम करना है। तो अपने को क्या चीज़ याद रखनी है? वही याद रखना है। पहला रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। तो पहला अपन क्या रखेंगे इसमें? रासायनिक नाम। तो देखो रासायनिक नाम, भाई अपने विटामिन डी का क्या पूछा जाए? रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो रासायनिक नाम होता है इसका कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। यानी रासायनिक नाम इसका क्या होता है? कैल्सीफेरोल। अब देखो आपने एक चीज नोट करो, यहाँ पे कुछ चीजें अपन नोट करते हैं। देखो कैल्सीफेरोल का मतलब होता है कि यहाँ से एक वर्ड निकलता है और उस वर्ड का नाम आता है कैल्शियम। कैल्शियम क्या नाम आता है? कैल्शियम। और कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। क्या होता है? Ca होता है भाई कैल्शियम का प्रतीक। और कैल्शियम नाम निकल के आया तो इसका मतलब ये अपनी अस्थियों के निर्माण में सहायक होती है। किसमें? अस्थियों के निर्माण, अस्थियों को मजबूत बनाता है कैल्शियम। यानी आपसे पूछा जाए कि सर हड्डियां मजबूत किससे होती हैं? तो कैल्शियम से होती हैं। ठीक है, किससे होती हैं? कैल्शियम से हड्डियां क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। देखो ये बात तो हो गई रासायनिक नाम। फिर आपको पूछा जाता है कि सर इसकी उत्पत्ति क्या पूछी जाएगी आपको? उत्पत्ति, कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी इनका निर्माण है वो कैसे होगा, किस प्रकार से, यानी उत्पत्ति के स्रोत ये अपने को कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? तो याद रखना उत्पत्ति का मतलब होता है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं दूध में। किस में पाई जाती है विटामिन डी? सर्वाधिक दूध में पाई जाती है। सर्वाधिक दूध में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे किस में पाई जाती है भाई? अंडे में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? अंडे में। देखो अंडे में कैसी, कि एक चीज याद रखना, क्योंकि अंडे के अंदर जो सेल होती है, सेल जो बाहर की सेल होती है वो हमेशा किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है? बनी होती है। कौन सी? अंडे की जो बाहर की सेल होती है ना, जो सफ़ेद सफ़ेद होती है, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, अंडे से मिलती है। दूसरी बात ये अपने को और कहाँ से मिलती है? जैसे दाल है, नॉन वेजिटेरियन से भी मिलती है। नॉन वेजिटेरियन से भी मिलती है। दूसरे अपने को किससे मिलती है? दाल से भी क्या होती है? ये अपने को प्राप्त होती है, यानी दाल से भी प्राप्त होती है। अब देखो कई लोग मेरे को ये कहते हैं कि सर ये अपने को सूर्य के प्रकाश से भी मिलती है। देखो ये ऐसा नहीं है। देखो कहने का मतलब ये सनलाइट, यानी सनलाइट होती है सूर्य का प्रकाश। देखो सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी का निर्माण शरीर में होता है। मैंने आपको क्या बताया कि थोड़ी देर पहले कि मैंने कहा कि विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12 का निर्माण कहाँ होता है? अपने शरीर में होता है। अब देखो ये सनलाइट है। अब कहने का मतलब ये है कि सर सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं पाई जाती। कई लोग कह देते हैं कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। नहीं, ये गलत बात है कि सूर्य के प्रकाश से हमें किसी भी प्रकार की विटामिन नहीं मिलती। जबकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसमें? उपस्थिति में, प्रेजेंट में, यानी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में स्कैन के अंदर इसका निर्माण होता है, यानी त्वचा के अंदर इसका क्या होता है? निर्माण होता है। त्वचा के अंदर इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ये बात याद रखना कि देखो मैंने क्या कहा कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं पाई जाती, जबकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के अंदर इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, सबसे तीव्र गति से निर्माण किस विटामिन का होता है? डी, यानी सबसे तीव्र गति से निर्माण होता है। सबसे तीव्र यानी तीव्र गति से प्राप्त होने वाली विटामिन, यानी सबसे तीव्र गति से प्राप्त होने वाली विटामिन है ये,
यानी आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज गति से प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है, डी विटामिन है। दूसरी बात इस चीज के अंदर, ये मछली के यकृत के तेल में पाई जाती है, मछली के यकृत तेल में। कौन से तेल में? यकृत के तेल में। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मछली की यकृत तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो ये याद रखना, विटामिन डी पाई जाती है। मछली की यकृत के तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन डी पाई जाती है। तो यहाँ तक हो गया। मैंने बताया कि विटामिन डी सबसे तीव्र गति से प्राप्त होने वाला विटामिन है। रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। उत्पत्ति दूध, अंडे, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनी होती है। नॉन वेजिटेरियल है, दाल है। मछली के यकृत तेल के अंदर ये क्या पाई जाती है? विटामिन डी पाई जाती है। अब देखते हैं, देखो इससे और क्या कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से और देखते हैं, देखो कि और क्या क्या हो सकता है इसकी। यानी सबसे तीव्र गति से तो विटामिन बनती है, लेकिन एक चीज़ और है। ठीक है, इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। हार्मोन विटामिन, यानी हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, यानी हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। यानी हार्मोन विटामिन का मतलब होता है पीटीएच। पीटीएच का मतलब होता है, पी का मतलब पैरा, पी का मतलब होता है पैरा, टी का मतलब थेरोक्सिन, पैराथेरोक्सिन हार्मोन। यानी पैराथेरोक्सिन हार्मोन का क्या करती है? ये निर्माण करती है, या इसका क्या रखती है? ये संतुलन करती है। तो यानी इससे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए किस प्रकार की विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, तो पैराथेरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब देखो विटामिन डी होती है, ये 2 प्रकार की होती है। विटामिन डी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो विटामिन डी 2 प्रकार की होती है। ठीक है ना, यानी विटामिन डी है, डी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है D2 और एक होती है D3। एक तो कौन सी होती है? D2 होती है भाई साहब, और एक अपने पास में कौन सी होती है? D3 विटामिन होती है। अब देखो D2 को क्या कहा जाता है? एर्गो कैल्सीफेरोल, एर्गो कैल्सीफेरोल, एर्गो कैल्सीफेरोल। यानी D2 को क्या नाम दिया गया? एर्गो कैल्सीफेरोल। और D3 को कोले कैल्सीफेरोल। D3 को देखो इसको नाम दिया गया कोले कैल्सीफेरोल, यानी इसे क्या नाम दिया गया? कोले कैल्सीफेरोल। यानी डी विटामिन डी है वो 2 प्रकार की होती है। आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, D2 और D3। यानी D2 को क्या बोला जाता है? एर्गो कैल्सीफेरोल, और D3 को क्या बोला जाता है? कोली कैल्सीफेरोल बोला जाता है। और ये जब दोनों मिल जाती हैं, आपस में दोनों मिल जाती हैं, तो ये ही अपनी हड्डियों को क्या बनाती हैं? मजबूत बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अपनी हड्डियों को मजबूत बनाती हैं। ये दोनों मिल जाती हैं तो हड्डियों को क्या बनाती हैं? ये मजबूत बनाती हैं। देखो मैंने आपको जो बताया वो विशेष याद रखना। सबसे तीव्र गति से प्राप्त होने वाला विटामिन डी। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को। किस प्रकार का हार्मोन? पैराथेरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, विटामिन डी 2 प्रकार की होती है, D2 और D3। D2 को कहा जाता है एर्गो कैल्सीफेरोल, और D3 को क्या कहा जाता है? कोली कैल्सीफेरोल कहा जाता है। और ये दोनों मिलकर अपनी हड्डियों को क्या बनाते हैं? मजबूत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मजबूत बनाते हैं। अब देखो इनकी कमी से कौन कौन से क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। ठीक है भाई, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो आपने देखा होगा कि सर विटामिन डी की कमी से रोग कौन कौन से हो जाते हैं। तो विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है रिकेट्स, यानी इसकी कमी से रोग, कमी से क्या हो जाते हैं? रोग। तो सबसे पहला रोग कौन सा होता है? तो ये याद रखना, रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। अब देखो रिकेट्स रोग होता है, ये बच्चों में होता है। कौन सा? रिकेट्स रोग है, ये किस में पाया जाता है भाई? बच्चों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो रिकेट्स रोग होता है, ये किस में पाया जाता है? बच्चों में होने वाला रोग होता है, बच्चों में। ये किस में होता है भाई? बच्चों में होता है। ठीक है, रिकेट्स रोग। ठीक है, अब देखो दूसरा एक रोग और होता है,
दूसरा एक रोग और होता है जिसका नाम होता है ओस्टोमलेशिया। क्या नाम आता है? ओस्टोमलेशिया। ओस्टोमलेशिया ओस्टोमलेशिया एक रोग होता है जो किस में पाया जाता है? वयस्क आदमी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई? वयस्क मानव में, यानी वयस्क आदमी में पाया जाता है। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, छोटा होगा उसमें तो रिकेट्स रोग होगा, बड़ा होगा तो ओस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। तो यानी ये दूसरा प्रकार का क्या हो गया? रोग हो गया। एक तीसरा प्रकार का रोग अपने शरीर के अंदर और होता है जिसका नाम आता है ओक्टियोपोरोसिस। ओक्टियोपेरोसिस यानी एक रोग ये होता है। यानी मैंने क्या बताया कि रिकेट्स बच्चों में होता है, ओस्टोमलेशिया वयस्क मानव में होता है, और ओक्टियोपेरोसिस ये किस में होता है? तो ये रोग होता है, ये सभी में होता है, क्योंकि इसमें हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमज़ोर। और इन हड्डियों में क्या होने शुरू हो जाते हैं? छिद्र होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं? छिद्र। यानी जैसे मान लो कि कई बार मकान की जो दीवार होती है ना, ईंटों से बनी हुई होती है, तो वो ईंटें कैसे भुरने लग जाती हैं काफ़ी समय बाद में, उसी प्रकार से हड्डियां भी अपनी क्या होने लग जाती हैं? भुरने लग जाती हैं। तो यानी हड्डियों में छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं, जिस रोग को क्या नाम दिया जाता है? ओक्टियोपेरोसिस नाम दिया जाता है। तो देखो ये हो गई अपनी कौन सी? विटामिन डी। ठीक है, अब देखते हैं, देखो दोस्तों अपने पास कौन सी विटामिन आती है। इसके बाद में अपने पास विटामिन आती है, उस विटामिन का नाम होता है के। देखो ये हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देते हैं यहाँ तक का। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो दोस्तों अपनी चैनल को देखते भी रहो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी एग्ज़ाम आएगी उस एग्ज़ाम के लिए अपना ये क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। एक अपने पास में विटामिन आती है ई। कौन सी विटामिन आती है दोस्तों? विटामिन ई। देखो विटामिन ई को अपन क्या कहते हैं? जो जो जैसे नाम दिए जाते हैं वैसे वैसे इसको कहा भी जाता है। भाई सबसे पहले तो एक ही चीज़ याद रखनी है, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। भाई रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। टेकोफेरोल क्या नाम आता है इसका? टेकोफेरोल। भाई रासायनिक नाम इसका क्या होगा? टेकोफेरोल होगा। विटामिन ई अगर आपसे पूछा जाए सर विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो हमेशा याद रखना इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। देखो विटामिन ई इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? भाई अपने को क्या याद करनी है? उत्पत्ति भी तो पूछा जाएगा ना कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी। तो इसकी उत्पत्ति होती है वो बेटा तेल से होती है। ऑयल तेलीय पदार्थ, यानी तेलीय बीज, यानी तेलीय जो बीज होते हैं ना उनसे क्या होती है? विटामिन ई का निर्माण होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन कौन से होते हैं, जैसे सूरजमुखी। तो सूरजमुखी के बीज से क्या मिलता है? तेल मिलता है। तीसरा तरबूज। भाई तरबूज के बीज होते हैं उनसे भी अपने को क्या मिलती है? विटामिन ए मिलती है। तीसरे और भी देखते हैं, जैसे कपास के बीज, ठीक है, नारियल का तेल, ठीक है। एक दूसरी बात और भी याद रखना, मछली के तेल में भी होती है ये, मछली का तेल में भी क्या पाई जाती है? विटामिन ई पाई जाती है। तो यानी ये तो इसके क्या हो गए? उत्पत्ति के स्रोत हो गए कि भाई किस किस से विटामिन ई अपने को क्या होती है? प्राप्त होती है। ये तो हो गए इसके उत्पत्ति के क्या हो गए? स्रोत हो गए हैं अपने पास। अब देखते हैं, देखो इसके आगे कि भाई इनके साथ साथ में होने वाले और भी क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। दूसरी बात एक और भी होती है कि ये सहकारक के रूप में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो विटामिन ई ये सहकारक भी होता है। सबसे पहले क्या होता है? सहकारक। भाई सहकारक के रूप में इसमें क्या पाया जाता है? सीजीएम।
यानी इसे CGM यानी आपसे पूछा जाए कि किस विटामिन में CGM पाया जाता है, तो विटामिन ई में क्या पाया जाता है दोस्तों, CGM पाया जाता है। ये विटामिन ई के निर्माण में सहायक होता है, यानी विटामिन ई के निर्माण में क्या होता है, सहायक। यानी विटामिन ई के निर्माण में ये क्या होता है, सहायक होता है दोस्तों। ठीक है, CGM भी होता है, सहकारक प्रकार का क्या होता है, विटामिन होता है। बहुत अच्छा विटामिन है। वैसे देखते जाएंगे, आगे आगे देखते जाएंगे, बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस विटामिन में, क्योंकि ये सहकारक विटामिन है, क्योंकि ये इसमें CGM होता है। कि आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कि ऐसे नहीं है कि जैसे मान लो कि ऐसे लिखा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि किस विटामिन को CGM विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन ई को क्या नाम से जाना जाता है, CGM नामक विटामिन को जाना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जानते हो क्या दोस्तों, कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि इसमें प्रतिजैविक सहकारक होते हैं, सहकारक। यानी इसमें प्रतिजैविक क्या होते हैं, सहकारक। तो इस प्रकार की विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। ठीक है, यानी प्रतिजैविक सहकारक के रूप में क्या होते हैं, ये मिलते हैं। अब देखो दूसरी बात, क्या किसके रूप में काम में आता है, ये कैंसर जनित जीन को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यानी कैंसर जनित जीन को नष्ट करने में कौन सी विटामिन सहायक होती है, ई। देखो ई होती है अधिक, सी होती है, यहाँ पर भी ये भी लिख लेना, अधिक विटामिन कौन सी होती है, सी। यानी अधिक कौन सी होती है, सी। कम कौन सी होती है, विटामिन ई। यानी कैंसर जनित जीन को नष्ट कर देते हैं, तो अधिक कौन सी होती है, सी। कम कौन सी होती है, विटामिन ई होती है, वो कम होती है। ये ऊतक को नष्ट होने से बचाती हैं, यानी ऊतक को नष्ट होने से बचाती हैं, ऊतक को नष्ट होने से बचाती हैं। यानी ऊतक होंगे, उन ऊतक को ये क्या बनाती हैं, बचाते हैं, नष्ट होने से क्या कर देती हैं, ये बचा देती हैं। यानी ऊतक क्या हो जाए, नष्ट न हो, इसलिए उसके क्या होते हैं, ये निर्माण में सहायक होते हैं। दूसरी बात, ये क्या करती हैं कि यानी अपनी त्वचा को क्या बनाए रखती हैं, हेल्दी बनाए रखती हैं। यानी त्वचा को हेल्दी, यानी त्वचा को क्या बनाए रखती हैं, हेल्दी बनाए रखती हैं। देखो हेल्दी बनाए रखती हैं। भाई देखो लड़कियां होती हैं, लड़कियां जो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री के लिए सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करती हैं, विटामिन ई का क्या जाता है भाई, प्रयोग करती हैं। देखो कहने का मतलब भाई साहब, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी हैं, जैसे मान लो कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि जैसे मान लो कि आपने सोचा होगा कि देखो कई लड़कियाँ होती हैं, उनका अगर जैसे मान लो कि लड़कियों में अश्रु ग्रंथि सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, थोड़ा सा उनको कुछ कह दो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत सीधी होती हैं भाई लड़कियां, है ना, इतनी सीधी होती हैं। जब जैसे मान लो कि किसी लड़की का भाई उसको थोड़ा सा थप्पड़ भी मार देता है, तो वो क्या कर देती है, रोना शुरू कर देती है, घर में बवाल खड़ा कर देती है। ठीक है, लेकिन जब वो महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाती हैं और वैक्सीन कराती हैं, वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि वो एक महिला क्रीम सी लगाती है, तो उन बालों को बड़े ज़ोर से उखाड़ती है, तो क्या मजाल कि उनकी आंखों में कोई आंसू भी आ जाए। ठीक है, तो यानी ये कहने का मतलब ये अपनी त्वचा को क्या बनाए रखते हैं, हेल्दी, और हेल्दी बनाए रखते हैं, तो इसलिए इस विटामिन को क्या कहा जाता है, ब्यूटी कवीन भी कहा जाता है, ब्यूटी कवीन। यानी आपको याद रखना कि कौन सी विटामिन को ब्यूटी कवीन कहा जाता है, तो यानी विटामिन ई को कहा जाता है। तो देखो विटामिन ई है, अगर शरीर के अंदर विटामिन ई है तो अपन क्या दिखाई देंगे, जवान दिखाई देंगे, अन्यथा हम धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, बूढ़े होने लग जाते हैं। तो ये लक्षण किसके आते हैं, विटामिन ई के क्या आते हैं, लक्षण होते हैं। अब देखते हैं, देखो इसकी कमी से कौन कौन से क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। बेटा ये प्रजनन में उपयोगी भी होते हैं, किसमें, प्रजनन में उपयोगी, प्रजनन में क्या होते हैं,
उपयोगी होते हैं। प्रजनन में भी क्या होते हैं, ये सहायक होती है विटामिन ई। देखो कमी से रोग, एक क्या होता है इसमें कमी हो जाती है और कमी से इसमें क्या हो जाते हैं दोस्तों, रोग हो जाते हैं। और वो रोग कौन कौन से हो जाते हैं, देखो समय से पहले बूढ़ा होना, समय से पहले बूढ़ा होना भाई, समय से पहले क्या हो जाएगा व्यक्ति, बूढ़ा हो जाएगा। दूसरा ठीक है ना, बांझपन का रोग हो जाता है, यानी बांझपन का रोग, बांझपन का क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। यानी इसमें बांझपन का क्या होगा, रोग होगा। बांझपन का रोग क्यों, क्योंकि देखो प्रजनन में जो सहकारक मैंने बताया कि प्रजनन के अंदर सहकारक के रूप में सीजियम काम में आता है। क्या आता है, सीजियम काम में आता है। और सीजियम का निर्माण नहीं होगा, विटामिन ई की कमी आ गई तो सीजियम का निर्माण नहीं होगा, और सीजियम का निर्माण नहीं होगा तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है, बांझपन का रोग हो जाता है। तो ये कौन सी विटामिन आ जाती है दोस्तों, विटामिन ई आ जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्यूटिकविन। और ब्यूटिकविन बेटा किससे नष्ट हो जाती है, सूर्य के प्रकाश से ये नष्ट हो जाती है। क्योंकि देखो कहने का मतलब एक सॉन्ग आता है कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग कहीं काला ना हो जाए। तो यानी कौन सी, विटामिन ई के कारण होता है, इसीलिए इसे विटामिन ब्यूटिकविन भी कहा जाता है। अब देखते हैं, देखो एक और विटामिन बच गई है अपनी, और उस विटामिन का क्या नाम है, के। ठीक है ना, विटामिन क्या बताते हैं, के। और उस के विटामिन का क्या देखते हैं, निर्माण देखेंगे कि किस प्रकार से अपन के विटामिन का निर्माण होता है। चलो देखते हैं। अब आपको देखो एक चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विटामिन के, ठीक है, ये हो गया विटामिन के। ठीक है, ये कौन सी हो गई, विटामिन के। और इसे कहा जाता है फाइनोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम भाई, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फाइनोक्विनोन या कविनोन भी बोला जाता है, फाइनोक्विनोन। तो यानी इसका रासायनिक नाम होगा फाइनोक्विनोन। देखो इसकी उत्पत्ति, भाई अपने को पूछा जाता है कि सर विटामिन के की उत्पत्ति किससे होती है। आपसे पूछा जाए कि सर उत्पत्ति किससे होती है, तो उत्पत्ति याद रखना हरी सब्जी से होती है, हरी सब्जी। अब देखो वो हरी सब्जी कैसी भी हो सकती है भाई, हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन के पाई जाती है। अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि सर विटामिन के का निर्माण हमारे शरीर में होता है। ठीक है, देखो विटामिन के का निर्माण, इसका निर्माण क्या होता है, हमारे शरीर में होता है। देखो इसका निर्माण शरीर में होता है। कहाँ होता है, शरीर में होता है। अब देखो शरीर में होता है, मैं आपको बता देता हूँ भाई शरीर में कहाँ पर होता है। देखो शरीर के अंदर इसका निर्माण होता है, तो शरीर में इसका निर्माण होता है, वो होता है बड़ी आंत में। किस में होता है, बड़ी आंत्र में होता है। कहाँ होता है, बड़ी आंत्र में इसका क्या होगा, निर्माण होगा। दोस्तों देखो बड़ी आंत्र को दो भागों में बांटा, तीन भागों में। एक तो सिक्किम, दूसरा पार्ट होता है इसका कोलोन, दूसरा पार्ट क्या होता है, कोलोन। और तीसरा पार्ट इसका होता है रेक्टम। तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बड़ी आंत के, तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। तो देखो दोस्तों विटामिन ई के का निर्माण कोलोन में होता है। किस में होता है, कोलोन में होता है। और कोलोन में कौन निर्माण करता है कि कोलोन में एक जीव पाया जाता है जिसका नाम आता है ई कोलाई। क्या नाम पाया जाता है, ई कोलाई। यानी शरीर में एक जीव पाया जाता है, जीवाणु, ई कोलाई एक क्या है, जीवाणु। ठीक है ना, और ये कहाँ पाया जाता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में कहाँ, कोलोन में पाया जाता है, ये जीवाणु है। और इस्केरिया, इस ई का नाम होता है, ई का नाम है इस्केरिया के नाम से जाना जाता है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सर ये ई कोलाई क्या है, ई को इस्केरिया कोलाई बोला जाता है। वैसे तो इसको इस्केरिया कोलाई, और वैसे सीधा नाम बोल देते हैं इसे ई कोलाई। देखो ये क्या कार्य करता है कि भाई कहाँ पे है, कोलोन में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो कहाँ है, कोलोन में है।
और कोलोन में कौन है? ई कोलाई है। कौन है? ई कोलाई। ई कोलाई किस किस में है? कोलोन में। और ई कोलाई को अपन क्या देते हैं भाई? अपनी आंत में। देखो बड़ी आंत में क्या होता है भाई? जो जितना पौष्टिक तत्व होता है उनका अवशोषण कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में हो जाता है। बड़ी आंत में क्या बचा? अपशिष्ट पदार्थ। भाई हम इसको खाने के लिए देते हैं अपशिष्ट। कौन सा पदार्थ देते हैं? अपशिष्ट पदार्थ, यानी अपशिष्ट पदार्थ। इसको हम खाने के लिए देते हैं अपशिष्ट पदार्थ। किसको? ई कोलाई को। और अपशिष्ट पदार्थ के बदले में ये ई कोलाई अपने को 2 प्रकार की विटामिन का निर्माण करके देता है। एक तो विटामिन के और एक B12, यानी 2 प्रकार की विटामिन का क्या करके देता है? निर्माण करके देता है। देखो बदले में 2 प्रकार के विटामिन का निर्माण करेगा, के और B12। देखो B12 का ज़्यादा करता है। ज़्यादा किसका करता है? B12 का करता है। और कम किसका करता है? के का। यानी विटामिन के का निर्माण क्या करता है? कम करता है। बात क्लियर होगी? देखो मैंने आपको बताया किसका निर्माण किस में होता है? शरीर में होता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत के कौन से पार्ट में? कोलोन पार्ट में। कोलोन पार्ट में इसका निर्माण ई कोलाई नामक जीवाणु करता है। ई का मतलब होता है इस्केरिया कोलाई। देखो ई कोलाई विटामिन के का और B12 का क्या करता है? निर्माण करता है। अपशिष्ट पदार्थ हम इसको भोजन के रूप में देते हैं और देने के बाद में विटामिन कम के का निर्माण करता है, ज़्यादा किसका करता है? B12 का ज़्यादा निर्माण करता है। तो ये तो होता है विटामिन के का। अब चलो ठीक है, ये तो हो गया अपना कि भाई इससे और क्या होता है कि इसकी कमी से क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। इसकी कमी से क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। अब वो रोग देखते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो रोग इसकी कमी से क्या हो जाते हैं? रोग। कमी, तो कमी से क्या होंगे भाई? रोग होंगे। तो पहला रोग कौन सा होगा? तो ये याद रखना, हीमोफीलिया। पहला रोग कौन सा होगा? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, फीलिया, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया यानी ये कौन सा रोग है? एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग, यानी हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। यानी इस रोग को क्रिसमस रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिसमस रोग। क्या कहा जाता है इसे? क्रिसमस रोग। क्यों कहा जाता है? क्यों ये कहा जाता है कि इसकी खोज वो क्रिसमस डे के दिन हुई थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्रिसमस रोग भी कहा जाता है। दूसरी बात, इसे शाही रोग भी कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है? शाही रोग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रोग सर्वप्रथम महारानी विक्टोरिया के हुआ था और महारानी विक्टोरिया की मृत्यु है वो हीमोफीलिया रोग के कारण हुई थी। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? शाही रोग। क्योंकि ये सबसे पहले शाही लोगों में पाया गया था, इसलिए इसे कह दिया शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। देखो हीमोफीलिया। दूसरा इसके कारण क्या होता है कि इसकी कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का नहीं बनता। अब रक्त का थक्का क्यों नहीं बनेगा? देखो कैसे भाई, रक्त के अंदर एक क्या पाई जाती है? प्रोटीन। और उस प्रोटीन का नाम होता है, रक्त के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। रक्त के अंदर एक क्या पाई जाती है? प्रोटीन। और उस प्रोटीन का नाम होता है थ्रोम्बिन। क्या नाम होता है? थ्रोम्बिन। कौन सी प्रोटीन होती है? थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है। और ये थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, ये किसका निर्माण करती है? प्लाज्मा का। प्लाज्मा यानी किसका निर्माण करेगी? प्लाज्मा का निर्माण करेगी। और प्लाज्मा क्या कार्य करता है कि रुधिर, देखो कई बार अपने को चोट लग जाती है, तो चोट लग जाती है तो उसके ऊपर देखो कई बार पानी जैसी संरचना आ जाती है। तो ये प्लाज्मा क्या होता है? गाढ़ा पदार्थ होता है। और गाढ़ा पदार्थ होने के कारण ये वहाँ पे रक्त का क्या बना देता है? थक्का बना देता है। तो ये हो गई विटामिन के। तो देखो दोस्तों, हमने आज पढ़ा विटामिन्स के बारे में। तो वो विटामिन्स हमने पढ़ी आज जो किस में घुलनशील हैं? वसा में घुलनशील हैं। आगे नेक्स्ट की क्लास जो आएगी वो अपन पढ़ेंगे किस में? जल में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन होती हैं बी और सी, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आप यही इजाज़त चाहता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मेरी क्लास आपको बेस्ट लगेगी, और बेस्ट लगे तो मेरे को लाइक, कमेंट और शेयर करके मेरे को बताएंगे कि सर हमने इतना क्या किया, शेयर किया। तो अपने चैनल को अधिक से अधिक क्या करें? फॉलो करें। मैं विजेंद्र कुमार आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।